क्या ईरान और इजराइल के बीच में आखिरकार सच में युद्ध विराम यानी कि सीज फायर हो गया है? यही सवाल आज पूरी दुनिया पूछ रही है, लेकिन सच तो यह है कि किसी के पास भी इस सवाल का जवाब आज की तारीख में नहीं है। खुद डोनाल्ड ट्रंप के पास भी नहीं है। रविवार को अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर मिसाइल हमले किए। जवाब में सोमवार रात को ईरान ने कतर में अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाया और फिर अचानक 12 घंटे के अंदर अंदर मंगलवार की सुबह होते होते अमेरिका के राष्ट्रपति ने दुनिया के सामने ऐलान कर दिया कि ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर हो गया है। लेकिन ये सीज फायर कैसे हुआ, क्यों हुआ, किन शर्तों पर हुआ, किसकी शर्तों पर हुआ, इसका जवाब कोई नहीं जानता। लेकिन फिलहाल ये अनाउंसमेंट आया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। उन्होंने सुबह सुबह सोशल मीडिया पर ये लिख दिया कि इजराइल और ईरान के बीच इस बात पर पूरी तरीके से सहमति हो गई है कि एक कंप्लीट और टोटल युद्ध विराम होगा, अ कंप्लीट एंड टोटल सीज फायर। डोनाल्ड ट्रंप ने बकायदा इसकी पूरी प्रक्रिया को भी समझाया और उन्होंने कहा कि आधिकारिक तौर पर ईरान युद्ध विराम की शुरुआत करेगा, फिर 12वें घंटे में इजराइल भी युद्ध को पूरी तरीके से रोक देगा और आखिरकार 24वें घंटे में 12-डे वॉर यानी कि ये 12 दिन के युद्ध के आधिकारिक अंत को दुनिया सलाम करेगी। सोचिए, यह एक तरफा अनाउंसमेंट ट्रंप तब कर रहे थे जब ना तो इजराइल ना ही ईरान की तरफ से इस पर कोई भी आधिकारिक बयान आया था। खैर, इसके कुछ ही घंटे बाद ईरान के विदेश मंत्री ने ये कहकर सारे सीज फायर के प्लान पर एक तरीके से पानी फेर दिया। उन्होंने कहा कि अभी तक किसी भी युद्ध विराम पर कोई समझौता हमारी तरफ से नहीं हुआ है, लेकिन अगर इजराइल अपने हमले बंद करेगा तो हम भी ऐसा करने को तैयार हैं। आखिरी फैसला सेना लेगी। सुबह से ही सीज फायर को लेकर के सस्पेंस था, लेकिन आखिर हुआ वही जिसका डर था। सीज फायर लंबे वक्त तक चला नहीं। ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की एक नई बौछार शुरू कर दी और इजराइल के रक्षा मंत्री ने फिर जोरदार जवाबी कार्रवाई की कसम खा ली। रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने कहा, मैंने इजराइल की सेना को ये साफ निर्देश दिए हैं कि वो ईरान के युद्ध विराम के उल्लंघन का जोरदार तरीके से जवाब दे और तेहरान के दिल में उनके पावर सेंटर पर जोरदार हमले करें। आपको बता दें कि ईरान ने फिलहाल तो अपनी ओर से किसी भी नए हमले में शामिल होने के दावों को पूरी तरीके से खारिज किया है, लेकिन अभी तक की खबरों के मुताबिक सीज फायर की घोषणा होने के बाद इजराइल के हाइफा में कम से कम 2 धमाके रिपोर्ट किए गए हैं। बीरशेबा में भी मिसाइल हमले में कम से कम 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। अब डोनाल्ड ट्रंप बेहद नाराज दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने लगातार धड़ाधड़ एक ट्वीट की लड़ी लगा दी और उसके बाद उन्होंने कहा कि इन दोनों देशों को पता ही नहीं है कि वो आखिर कर क्या रहे। तो ऐसे में अब अड़ी का सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अब ये युद्ध विराम पूरी तरीके से फेल हो चुका है? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से उस सीज फायर की कोशिश लेने की सीज फायर का क्रेडिट लेने की कोशिश की जो सीज फायर हुआ ही नहीं? और सबसे बड़ा दुनिया के सामने जो सवाल है कि अब आगे आखिर होगा क्या अब नाराज ट्रंप एक और बड़े फेस ऑफ की तरफ इशारा कर रहे हैं? मेजर जनरल रिटायर्ड वीके दत्ता हमारे साथ मौजूद है, अशोक सज्जनहार पूर्व राजदूत हमारे साथ जुड़ गए हैं, ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टीन भी हमारे साथ है और डॉक्टर वाइल अव्वाद थोड़ी सी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे, वरिष्ठ पत्रकार, वो भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले अशोक सज्जनहार जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने कभी किसी अमेरिकी राष्ट्रपति को ये बोलते हुए सुना है कि आई एम वेरी एंग्री विद इजराइल, आई एम इक्वली एंग्री विद ईरान? बोथ दीज कंट्रीज, इन दोनों देशों को पता ही नहीं है, क्योंकि ये इतने सालों से लड़ रहे हैं, इनको पता ही नहीं है कि ये दोनों कर क्या रहे हैं। ये किस तरीके की डिप्लोमेसी हो रही है इन तीनों देशों के बीच में? जी बहुत धन्यवाद पद्मजा, मुझे आमंत्रित करने के लिए। नहीं, ये मेरे ख्याल से इसे मैं कहूंगा टीथिंग ट्रबल्स हैं, क्योंकि ये शुरुआत कर दी है उन्होंने और ये बिल्कुल हालात कुछ उस प्रकार के हैं जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, तो उसी प्रकार के कुछ हालात वहाँ पर हुए। देखिए, कुछ घंटे में उधर पाकिस्तान की तरफ से भी ये फायरिंग हुई थी, कुछ हमारे यहाँ से भी हुआ था। ये नॉर्मल, जब मेरे विचार से जब ये सीज फायर होता है तो कभी इंस्ट्रक्शंस को डाउन बिलो ऑपरेशनल लेवल तक पहुंचने में थोड़ा समय लग जाता है पद्मजा। तो इसीलिए मैं एज फार एज सीज फायर का जो उल्लंघन है उसको मैं उस नजरिए से देखता हूं। परंतु जहां तक जो आपका प्रश्न है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में,
मैं बिल्कुल सहमत हूं, ये बिल्कुल ही अनकन्वेंशनल डिप्लोमेसी है। मैं तो इसको डिप्लोमेसी कहने में भी हिचकचाऊंगा, क्योंकि डिप्लोमेसी तो क्या की जाती है, वो आप एक दूसरे से नॉर्मल तरीके से रिस्पेक्टफुली बात करके, बिहाइंड क्लोज डोर्स बात करके, ये सब चीजें होती हैं। अगर आप भरे उसमें ओपनली इनको ऐसे डांटेंगे, फटकारेंगे, जी। तो ऐसे तो नहीं चलता है। और यही डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, और इससे फायदा होने के बजाय पंजा ये कई बारी काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है। तो मैं समझता हूं उनको थोड़ा सा अपने को इससे हटाकर रखना चाहिए, और मेरे विचार से मामला आगे चलते हुए थोड़ा ठीक हो और जाएगा। देखिए किस तरीके से उन्होंने बार बार एक तरीके से धमकाया है। आज पूरे दिन जब दोनों तरफ से मिसाइलें दागी जा रही थीं और ईरान के विदेश मंत्री और फिर इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर, उन दोनों ने कहा था कि हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, बीच में डोनाल्ड ट्रंप आ गए और लगातार एक उन्होंने झड़ी लगा दी ट्वीट्स की, एक एक करके वो धमकाते रहे इजराइल को। और दो ट्वीट्स हम आपको दिखाना चाहते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले कुछ ही घंटों में किया। उन्होंने कहा, इजराइल, do not drop those bombs. If you do this, a major violation. Bring your pilots home now. Donald J. Trump, President of the United States. एक तरीके से इजराइल को कहते हुए, एक ऐसा देश जो कि इस वक्त जंग में, युद्ध में बीचों बीच है, उसको इस तरीके से जनरल दत्ता, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं अपने पायलट्स को वापस लेकर के आओ, तुम वो बॉम्ब नहीं गिराओगे। ऐसे में इजराइल क्या करेगा? क्या वो सच में मानेगा डोनाल्ड ट्रंप की बात? ट्रंप, देखो, ऐसा है कि बड़ी विडंबना है ये जो 12 दिन की जंग, अगर आप इसको बोले 12 दिन की जंग, ये शुरू हुई थी 7 अक्टूबर 2023 में, जब हमास ने हमला किया था इसराइल के ऊपर। और उसके साथ साथ में फिर हिजबुल्ला, हूती, सीरिया के माध्यम से इसराइल के ऊपर हमले हो रहे थे और काउंटर अटैक हो रहे थे इसराइल के द्वारा। और इस सारे प्रचलन के पीछे कौन खड़ा था? ईरान। तो ईरान लगातार अपनी प्रॉक्सी के माध्यम से इसराइल के ऊपर घात कर रहा था। और अभी आस्ते आस्ते इन प्रॉक्सीज को निपटते हुए जो इसराइल है उसने फाइनली ईरान के ऊपर तो आना था। अभी दो मुद्दे थे ईरान को लेके इसराइल के। एक तो था कि इसका न्यूक्लियर प्रोग्राम कैप हो जाना चाहिए, और दूसरा, अगर हो सके तो सत्ता परिवर्तन हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि इस पूरे खित्ते में एक शांति आ जाए। क्योंकि जो इस रजीम का स्टैंड है कि वो बोलते हैं कि जूइश को इस दुनिया में रहने का कोई हक ही नहीं है, तो वो तो बोलते हैं डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल। तो अभी उसको लेके जंग जो चालू हुई, जिसके अंदर इजराइल ने हमले करे, इनके सीनियर मिलिट्री कमांडर्स को, आईआरजीसी के कमांडर्स को, इनके साइंटिस्ट को मारा, इनके न्यूक्लियर प्लांट्स के ऊपर अटैक करा। और फाइनली उन्होंने अमेरिका को रिवर्स किया कि जो 3 साइट्स हैं जहाँ पे न्यूक्लियर एनरिचमेंट चल रहा था, जिसमें फोर्डो, इस्फहान और नातांज, तो उसके लिए इनको चाहिए थे बंकर बस्टर। और बड़ा प्रेशर आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, तो उसके ऊपर एग्री हुआ। उसने 3 न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अपने B-2 बम्बर के माध्यम से जो स्ट्राइक करके उनको सो कॉल्ड क्लेम कि हमने उनको तबाह किया, लेकिन वो आगे चल के पता चलेगा कि डैमेज कितना हुआ। बिल्कुल, डैमेज कितना हुआ है, और सारा न्यूक्लियर मटीरियल है कहाँ? क्योंकि फोर्डो से क्या सारा न्यूक्लियर मटीरियल हटा दिया गया? लेकिन सर, अभी तो सबसे बड़ा सवाल, अभी इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है, सीज फायर हाँ या सीज फायर ना? पूरी दुनिया की निगाहें इसी बात पर हैं, सीज फायर हुआ है भी कि नहीं। क्योंकि एक और ट्रंप का जो बयान इस पर आया था, उन्होंने कहा इजराइल ईरान पर हमले नहीं करेगा, इजराइल के सभी फाइटर जेट्स वापस होंगे, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, सीज फायर पूरी तरीके से प्रभावी है, ये उनका दूसरा बयान था। इजराइल इज नॉट गोइंग टू अटैक ईरान, ऑल प्लेन्स विल टर्न अराउंड एंड हेड होम व्हाइल डूइंग अ फ्रेंडली प्लेन वेव टू ईरान, नोबडी विल बी हर्ट। कोई भी इसमें घायल नहीं होगा, किसी को कोई क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि सीज फायर हो चुका है। बार बार वो दुनिया को याद दिला रहे हैं। ऑगस्टीन सर, ये भी बता दीजिए प्लेन वेव होता क्या है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अब एक तरीके से उन्होंने एक यहाँ पर फरमान जारी कर दिया है कि सब लोग प्लेन वेव कीजिए और अपने पायलट्स को घर ले आइए। तो बता भी दीजिए ये प्लेन वेव होता क्या है जो डोनाल्ड ट्रंप इजराइल को करने के लिए कह रहे हैं? मुझे चंद सेकंड हंसने का मौका दे दीजिए, फिर मैं इसका जवाब देता हूँ। देखिए, एक स्टेट्समैन है, ही इज अ लीडर ऑफ अ ग्रेट कंट्री, वो एफ वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं ओपनली। आज के तारीख का कौन सा प्रेसिडेंट है जिसको आपने एफ वर्ड इस्तेमाल करते हुए सुना है या देखा है? अपने
जीवन काल में, मेरे जीवन काल में तो मैंने तो नहीं देखा या सुना है। आप उस तरह के स्टेट्समैन को, उस तरह के लीडर को चुनते हैं जो ओपनली एफ वर्ड का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि प्लेन वेव के बजाय इन्होंने बॉम्ब वेव करके आ गए, जिसकी वजह से ये गुस्से में है। मुझे तो लगता है, आप लिखित में ले लीजिए, मुझे तो लगता है अगर रिजीम चेंज होगा तो इसराइल का होगा। नेतन्याहू हो सकता है अपना रास्ता नापेंगे, नया कोई लीडर लाने की पूरी कोशिश होगी, क्योंकि नेतन्याहू ने इनकी बात नहीं सुनी। और जो एक रॉकेट जो कहीं नहीं गिरा जिसकी बात करते हैं ये, वो बीरशेबा में गिरा है। बीरशेबा में बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ है। तो अगर उसके खिलाफ नेतन्याहू ने कोई एक्शन लिया है, वो वॉर के नजरिए से देखेंगे, पीस के नजरिए से नहीं, वॉर के नजरिए से देखेंगे तो वो मेरे ख्याल से जायज है। और सबसे बड़ी बात जो सजना साहब ने कहा है, डेथ टू इजराइल एंड डेथ टू अमेरिका, वो पिछले 1200-1600 साल से या 1200 साल से इनका डेथ टू इजराइल ही रहा है। तो अगर इनके पास वेपन आएगा तो वेपन किसके ऊपर इस्तेमाल करेंगे? तो इजराइल जो कोशिश कर रहा है किसी भी तरह कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन पूरी तरह ना आ जाए, वो अपने आप में एक सर्वाइवल का एक इंस्टिंक्ट है। और अंग्रेजी में कहते हैं ना, कॉर्नर्ड इवन अ रैट फाइट फॉर इट्स लाइफ। तो वो ये लास्ट स्टेजेस ऑफ इनका जो मुहिम है कि किसी भी तरह ये न्यूक्लियर वेपन बनाने की सक्सेस ना आ जाए इनके। एक और चीज पद्मजा जी आप नोटिस कीजिए, फोर्दो से जो चीजें निकाली गई, जिसके खुलासा ईरान ने खुद किया, बोला कि 1 महीना पहले मैंने फोर्दो से सारी चीजें हटा दी। वो हट करके गई कहाँ? अगर गई तो ये सीज फायर क्या वो वेपनाइज करने में इनको समय देता हुआ नजर आएगा? क्या आगे जाके ये सीज फायर का ही समय इस्तेमाल करके एक वर्किंग न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेंगे? अगला वो न्यूक्लियर बॉम्ब, छोटी सी देश, अब दर्शकों को मैं बताऊं, इजराइल दिल्ली और एनसीआर के इतना है बस, देश जरूर है, बट उसके क्षेत्रफल दिल्ली एनसीआर को मिला करके देखते हैं उतना ही है। और इसी में सारी चीजें आ जाती हैं, तेल अवीव, बीरशेबा, हाइफा, सारी चीजें। तो इसमें आप अगर जैसे द्वारका या फिर वसंत विहार, ये इस दूरी में चीजें हैं। वहां पे बहुत छोटा देश है, एक छोटा सा, जैसे पाकिस्तानी कहते हैं 5 किलो का बम ही उनके लिए काफी है उनको निस्तानाबूद करने में। तो ये इनके लिए एक सर्वाइवल का एक मुहिम है, इस नजरिए से मैं देखता हूँ। जी वालोबाद सर, क्या अब जिस तरीके से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, इसका खामियाजा ईरान को भुगतना, इजराइल को भुगतना पड़ सकता है? क्योंकि उनका जो अभी स्टेटमेंट आया है, वो अगर सुने, वो कह रहे हैं आई एम वेरी एंग्री विद इजराइल। एक तरीके से वो गुस्सा है कि जब मैंने बोल दिया था तुम्हें आज सुबह कि सीज फायर हो चुका है, तब भी ईरान ने अपने प्लेन्स क्यों उड़ाए? कहीं ये हवा का रुख बदलता हुआ तो नहीं दिखाई दे रहा है कि अभी तक जो उनकी नाराजगी ईरान से, उसके न्यूक्लियर बॉम्ब से दिखाई दे रही थी, अब वो इजराइल से ज्यादा नाराज है? सबसे बड़ी बात यह है, ये युद्ध में इजराइल में शुरू किया था। और दूसरी बात यह है, अब वो अमेरिका में खुद ये युद्ध रोक सकते हैं, लेकिन एक ही अमेरिकन प्रेसिडेंट में जब तक उन्होंने न्यूक्लियर साइट अटैक किया ईरान में, उसी वक्त में उन्होंने मैसेज दे दिया था थ्रू कतार टू ईरान दैट हम लोग ये बातचीत करना चाहिए, लेट अस गो फॉर अ पॉलिटिकल सोल्यूशन। और दूसरी बात में बैकडोर डिप्लोमेसी है, वो जैसे नेतन्याहू बिल्कुल उनकी पॉलिटिकल कैरियर इज एट रिस्क, क्योंकि जब तक उनकी शुरू किया था उन्होंने, उनकी एक ऑब्जेक्टिव है रिजीम चेंज, लेकिन जो मतलब ये प्लान बनाया था उन्होंने बिल्कुल गलत करा दिया था। बिल्कुल ही फूल्ड द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। वो कह रहे हमको ये तोड़ने के लिए तैयारी है, वो सरकारी वो पूरी वो उसका लीडरशिप खत्म कर देंगे और साइंटिस्ट भी खत्म कर रहा है, अपने आप सरकारी गिर जाते, लेकिन वो नहीं हुआ। तो इसलिए इजराइल में कैनॉट सर्वाइव लॉन्ग वॉर, ये याद रखना है, क्योंकि अभी तक लोग के वहां फौज में काफी लोग बाहर निकल गए, भाग जाते, क्योंकि इजरायली में डर लगता है उसमें इतना डैमेज नहीं होना चाहिए, किसी दुनिया में देखा भी नहीं, इतना डिस्ट्रक्शन हो गया था उनकी देश में, इसलिए वो लोग भाग जाते। गाजा का थ्रू है तो इजिप्ट एंड ऑल्सो टू साइप्रस थ्रू द सी, काफी स्मगलिंग चाह रहे हैं जॉर्डन के थ्रू। तो इसलिए दोनों बैकडोर डिप्लोमेसी मानते हैं, रुकने के लिए तैयारी है, लेकिन ईरान में उन्होंने एक शर्त लगा दिया था,
आप अटैक किया था हमारा न्यूक्लियर साइट, हम आपकी साइट में अटैक कर रहा है, लेकिन आप लोग खाली कर दो। इसलिए ये हंगामा है जो ड्रामा बनाते दोनों देश में। बिल्कुल लग रहा मेरे को ये दोनों का उसकी सिर्फ ये लोग सफर कर रहा है। मतलब ओनली पीपल डाई बिकॉज द लीडरशिप हैव टू सैटिस्फाई देयर पॉलिटिकल कैरियर। पर आपको लगता है कि अब सीज फायर हो जाएगा? अब दोनों तरफ ने एक एक स्टेटमेंट दे दिया है कि देखिए आखिरी शॉट जो है, और ये देखना बहुत जरूरी है, देखिए आज ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड ने सुबह ये तस्वीर पोस्ट की डोनाल्ड ट्रंप के ये कहने के बाद कि सीज फायर प्रभावी हो चुका है, और उनका कहना था हम आखिरी शॉट फायर करेंगे। एक तरीके से दोनों, क्या वाइल अवाद सर, अपने अपनी कंस्टिट्यूएंसी को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो आखिरी जवाब जो है, आखिरी वार जो है वो हमारा ही था। बिल्कुल, ये तो इजराइल शुरू किया था, ईरान कह रहे हम लोग खत्म कर। पर ये सच में क्या जो दोनों देशों के लोग हैं, अशोक सज्जनहार सर, लोग सेटिस्फाई होंगे? क्या सच में हम कह सकते हैं कि द लास्ट बुलेट हैज बीन फायर्ड, कि अब सच में ये युद्ध विराम चलेगा? देखिए पद्मजा, ये आपका बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसका मैं उत्तर दूंगा जो हर एक देश अपने जो लोग हैं उनको अपनी नैरेटिव बता रहे हैं, उनको अपने तरीके से बता रहे हैं। क्योंकि अगर आप ईरान का प्रेस पढ़ें, और मैंने आज के दिन में उसको देखा है थोड़ा बहुत, उसमें ये बताया गया है जो ईरान इसमें सफल हुआ है, जब उसने कल रात को कतार में अमेरिका के अल-उदेद बेस पर जो उन्होंने हमला किया है, तो उससे अमेरिका इतना डर गया, इतना थर्रा गया, जो इट केम डाउन ऑन इट्स नीज, अपने घुटनों पर आ गया, और तभी उसने ये सीज फायर मांगा है, और ईरान ने उस सीज फायर के लिए वो राजी हो गया है। तो ये तो ईरान के यहाँ पर लोगों को जो नैरेटिव दिया जा रहा है वो ये है। अब वहाँ पर मेरे विचार से काफ़ी हद तक प्रेस के ऊपर कंट्रोल है, बाहर से कोई कुछ आता नहीं होगा, शायद सोशल मीडिया में कुछ आ जाए परंतु रेगुलर उसमें नहीं आता होगा। तो देखिए ये वाला नैरेटिव उनको दिया गया है। जो बाहर का है वो तो सबको पता है, जो कैसे वहां से B-2 बॉम्बर्स आए हैं, मिसूरी से आए हैं, इतने घंटे 18 घंटे की लगातार फ्लाइट रिफ्यूलिंग ऑन इन द एयर करके आए हैं, वहां पर 3 बम गिराए हैं फोर्दो में, कैसे टोमाहोक मिसाइल्स गई हैं जिन्होंने नातान्स को और तेहरान में उनके जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटीज हैं उनको उन्होंने बर्बाद किया है। तो देखिए ये पूरे विश्व को मालूम है, जो अमेरिका के, ईरान को भी, इजराइल को भी, और इस क्षेत्र के लोगों को मालूम है। तो सभी अपने लिए नैरेटिव बना रहे हैं और सभी कह रहे हैं जो में विक्टोरियस हुए हैं। तो बस ठीक है, ये वाला अगर नैरेटिव हो जाता है, सभी का काम इसमें चल जाता है। और मेरे विचार से देखिए, अगर आप बात करते हैं पद्मजा, जो आगे चलते हुए किसको नुकसान है, किसको फायदा, मेरे विचार से सभी को नुकसान है अगर युद्ध और आगे चलता है। इसीलिए मैं ये समझता हूं तभी जो ये सीज फायर बीच में थोड़ा सा हिचकिचाहट हो, थोड़ी सी हिकअप्स हो, परंतु अंत में ये अभी कुछ समय में ये स्टेबलाइज हो जाएगा, सेटल डाउन। नैरेटिव सब लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग सब जानते हैं, वो सब देख रहे हैं कि आखिर जमीन पर चल क्या रहा है। और सबसे जरूरी बात आपने की थी जनरल दत्ता, कि वो पूरा न्यूक्लियर फ्यूल है किधर। लोग तो पूछेंगे ना कि भाई फोर्दो अगर खाली कर दिया गया था, अगर पहले से उनको पता चल गया था, तो कहां गया वो न्यूक्लियर बम, जो 10 न्यूक्लियर बम ईरान बना रहा था, जिसको लेकर के ये 12 दिन की जंग शुरू की गई थी? क्या आपने उसको खत्म कर दिया? क्या आपके बंकर बस्टर बॉम्ब ने उसको नेस्तनाबूद कर दिया, या ईरान के पास अभी भी वो मौजूद है? पता चला 2 महीने बाद आप फिर से कहेंगे कि 10 बॉम्ब बन के तैयार है। बिल्कुल पद्मजा, ये बड़ा एक अहम क्वेश्चन है कि क्या इजराइल या यूएसए मिलके ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम को कैप कर पाए या नहीं कर पाए। तो क्वेश्चन अगर मैं बोलूं कि मेरी तरफ से ये थोड़ा सा डिले कर पाए, उसके अलावा और कुछ नहीं। क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है, जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो इनका पूरा डाटा, इनके लोग जो उस पर काम कर रहे थे वो इनके पास मौजूद है। हाँ, ये जरूर है कि जो साइंटिस्ट मार दिए वो जूनियर साइंटिस्ट भी होते हैं, और ये एक बार डॉक्यूमेंट बन जाता है, जो एक प्रोसेस चालू हो जाता है, तो नीचे वाला जो ऑपरेटिव भी होता है तो वो भी उसको आगे बढ़ा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान का है, आप उसको बंद नहीं कर सकते। वो उन्होंने अगर ठान रखी है कि उन्होंने बनाना है,
वो बनाएंगे। उन्होंने अपना न्यूक्लियर फिजाइल मटेरियल को सेफ लोकेशन में मार्च के महीने में उनके कतर के मुताबिक उन्होंने उसको शिफ्ट कर दिया था। वो कहाँ ले गए हैं यह अभी किसी को मालूम नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि वो उसको ले गए हैं। मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, अगर गाजा के अंदर जितनी सैकड़ों किलोमीटर की जो टनलें बनी हुई थी, क्या वैसी टनलें ईरान के नीचे नहीं है? क्या इनके जो न्यूक्लियर प्लांट है, चाहे वो फोर्दो हो, इस्फहान हो, नातांज हो, उसके नीचे वो टनलें नहीं होंगी? इन्होंने तो साइट को अटैक किया ना। वो जो मीलों मील लंबी टनलें हैं वो तो इंटैक्ट है, वो तो ढूंढ ही नहीं पाएंगे ये। अगर वो अभी तक गाजा में नहीं ढूंढ पाए, अभी तक गाजा में नहीं उसको तबाह कर पाया इजराइल, 1 साल 9 महीने गुजर गए हैं, लगातार उस पर स्ट्राइक चल रही है, तो वो तो नहीं हो पाया। बिल्कुल। तो और देखिए इसी से जुड़ी हुई एक खबर आ रही है सर, क्योंकि अब न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर से बहाल करने की घोषणा ईरान ने कर दी है। हम जल्द से जल्द न्यूक्लियर प्रोग्राम की बहाली करेंगे। ईरानी परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रमुख मोहम्मद इस्लामी ने दावा किया है ईरान न्यूक्लियर साइट पर हुए नुकसान का जायजा लेगा और फिर जो उनका प्रोग्राम है उसकी जल्द ही बहाली हो जाएगी। वाइला वासर, क्या हासिल हुआ फिर? अगर आपने कहा था हम रेजिम चेंज करेंगे, अभी भी खामेनेई वहीं पर हैं। आपने कहा था हम इनके जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको तहस नहस कर देंगे, वो कह रहे हैं हमारा प्रोग्राम जो है जैसा का तैसा चल रहा है, थोड़ा सा जो डैमेज हुआ है हम जाकर के देखेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, उसके बाद से हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर से ऑन ट्रैक होगा। तो क्या हासिल हुआ? ये जो 12 दिन जो पूरा वॉर चला है उससे क्या नतीजा निकला? उसके लिए क्या फायदा है? वो युद्ध में किस फायदे है? ये जंग में क्या फायदा है? जब तक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी वो खुद बताया था ये ईरान में अभी तक उनकी बम है नहीं है, तो कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं है। उनके 1 साल पहले वो बताया था और सारी दुनिया मालूम हुई है कौन है वेस्ट एशिया में जिसके पास न्यूक्लियर आर्म है, जो सिर्फ इजराइल में अंदर है ना। इजराइल के 90 वॉर हेड्स है उनके पास से कम। और इस देश में नॉन सिग्नेटरी टू एनपीटी, नो IAEA एटॉमिक एजेंसी उसका इंस्पेक्शन भी मना कर रहा है और ना UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन इंप्लीमेंट करना चाहती। लेकिन ये उसका हक है, दूसरा देश में तोड़ने के लिए तैयारी है, क्योंकि ये देश में सोच रहा था ये हमारा बम बनाने के लिए तैयार है। ये प्रोग्राम असल में क्या है? ये हिज्जा रखा है, रिजीम चेंज पॉलिसी है, जिसके अमेरिकन राष्ट्रपति हर में जो अफगानिस्तान शुरू किया था, लीबिया के लिए गया था। सर रेजिम चेंज भी तो नहीं हुआ, रेजिम चेंज भी तो नहीं है, वैसा का वैसा बना हुआ है। फेल किया था, इसलिए हम लोग कह रहे ये युद्ध में फेल बिल्कुल हो गया। तो आप दोबारा शांति से बात करना, पीसफुल टॉक ऑन द न्यूक्लियर इशू। तो अशोक सज्जन जी, आप कहेंगे कि ये एक तरीके से सेटबैक है और अब डोनाल्ड ट्रंप को अपने डोमेस्टिक कंट्रीज को बताना पड़ेगा कि आपने जो ऑब्जेक्टिव्स बताए थे उसमें से क्या पूरा हुआ है? अभी ट्रंप के लिए बहुत डेंजरस है उनके अंदर ये डोमेस्टिक प्रेशर भी है, कांग्रेस प्रेशर भी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल वॉर, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउड नहीं कर रहे, ये दूसरे देश में अटैक करना चाहते। उन्होंने कांग्रेस भी ही डिडंट टेक द कांग्रेस इन कॉन्फिडेंस। अमेरिकन उनकी प्रायोरिटी अमेरिका फर्स्ट, इकोनॉमी भी है, तारीफ भी है, बहुत उनकी मतलब काफी लिस्ट है, लेकिन उनके लिए मतलब अभी थोड़ा प्रेशर इम्पीचमेंट हो जाएगी उसका। बिल्कुल, और ये जवाब उनको अपने देश के लोगों को देना पड़ेगा कि आपने इतना एक्सपेंसिव, ठीक है आपने अमेरिकन ट्रूप्स को ग्राउंड पे नहीं भेजा है, लेकिन आपने अपने बॉम्बर्स को ईरान के अंदर भेजा, आपने कांग्रेस को कॉन्फिडेंस पे नहीं लिया, और ये एक बेहद महंगा युद्ध था अमेरिका के लिए भी। अगर आपने अपने रिसोर्सेज यूज किए हैं तो उसकी कुछ तो जवाबदेही डोनाल्ड ट्रंप की भी बनेगी। अशोक सज्जनहार सर जी, देखिए, नहीं, मेरे ख्याल से जो उनका अंदरूनी अपना वो है पॉलिटिक्स है वो तो चलता रहेगा। और मैं समझता हूं, जो मैंने थोड़ा बहुत डिबेट वहां का आज सुना है उसमें यही प्रतीत होता है दैट दे विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ इट। और उन्होंने कहा है, हमने कांग्रेस को इन्फॉर्म किया था, मे बी उनसे जो भी अप्रूवल वगैरह पूरी जो प्रक्रिया हो उसको पूरा नहीं किया हो। मैं एग्जैक्टली उसको डिटेल्स को नहीं देख पाया हूं अभी तक, परंतु मैं नहीं समझता हूं दैट दिस विल बी अ मेजर प्रॉब्लम, मेजर चैलेंज। मैं तो ये समझता हूं, देखिए, ये एक बात जो अमेरिका ने भी कही है, जो इजराइल ने भी कही है, जो रेजीम चेंज उनका ऑब्जेक्टिव नहीं था। तो मैं समझता हूं हमारे पैनल में कुछ लोग कह रहे हैं जो वो करवाना चाहते थे नहीं करवा पाए, तो बड़ा बिग फेलियर है। तो मैं नहीं समझता हूं जो वो बाहर से या अंदर दोनों देशों में कोई इसको फेलियर मानता होगा, बिकॉज उन्होंने कहा बेसिकली सच ये है कि
जेडी वैंस ने बोला था हम रिजीम चेंज नहीं कराना चाहते, पीट हेग्सेथ ने कहा था कि हम रिजीम चेंज नहीं कराना चाहते, पर खुद जब आपके राष्ट्रपति ट्वीट करके कह रहे हैं कि भाई मैं रिजीम चेंज शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा लेकिन मीगा, मेक ईरान ग्रेट अगेन, तो पूरी दुनिया तो पूछेगी ना आप मीगा करने चले थे पर अब क्या हुआ? नहीं, देखिए उनका तो कहना यह है जो अगर ईरान अपने यहां पर परमाणु अस्त्र नहीं बनाता है और ये इसका डिक्लेरेशन कर देता है जो हम परमाणु अस्त्र नहीं बनाएंगे, तो उसको पूरे विश्व के साथ सहयोग का मौका मिलेगा। क्योंकि जो प्रॉब्लम है वहां पर ईरान में वो यही है जो परमाणु अस्त्र वो बना रहे हैं। अगर परमाणु अस्त्र को वो बनाने के लिए ये बता देता है जो हम इसमें आगे कदम नहीं उठाएंगे, तो अमेरिका से, इजराइल से, सभी देशों के साथ उसको सहयोग मिल जाएगा। तो देखिए राष्ट्रपति ट्रंप ने भी मेरे विचार से यही कहा था, हमको मालूम है इमाम अली खमेनी कहां पर हैं, आयतुल्लाह खमेनी कहां पर हैं, पर हम उनको कुछ करने वाले नहीं हैं। तो देखिए रिजीम चेंज नहीं था, जो परमाणु अस्त्र का था उसके विरुद्ध एक्ट करना था। और वो तो कहेंगे जो हमने, और आईएईई ने कहा है जो जिस प्रकार के वहां पर GBU-57 बम गिराए गए हैं फोर्दो के ऊपर, उनका इतना ज्यादा प्रभाव पड़ा होगा, असर हुआ होगा, जो अंदर जो सेंट्रीफ्यूजेस हैं इतने सेंसिटिव होते हैं, तो उन पर यकीनन बहुत नुकसान उन पर पहुंचा होगा। डिसएग्री कर रहे हैं। मैं एक चीज एम्बेसडर सज्जर हमारी दोस्त है, लेकिन मैं आपके लिए इंटरनल स्टोरी भी बताना चाहते हो। ये इजराइल में खुद अटैक किया था खामेनी फ्रॉम द फर्स्ट डे। उसी के वक्त में 15 मिनट पहले उन्होंने इस मकान में जो बम्बार्डमेंट हुआ बाहर निकल गया था। ये चीज रखना चाहिए हमेशा के लिए। आजकल का हम लोग मिलने के लिए आपके साथ ही है, पर आपको और बताएंगे क्या हो गया था। ये सारे दुनिया मालूम हो गया था। रिजीम चेंज उन्होंने शुरू किया था। ही रिसीव्ड द अमेरिकन एंड द वेस्ट। ये इजराइल का अटैक अकेला नहीं है। इजराइल इज US, जर्मनी, फ्रांस और UK, 5 देश में उन्होंने अटैक किया था, याद रखना। ग्रुप कैप्टन ऑगस्टीन। पद्मजा जी, फटाफट मैं 2-4 चीजें क्लियर कर देना चाहता हूँ। पहली बात, जो बंगोपसागर GBU-57 का इस्तेमाल जो फोर्दो में हुआ है, फोर्दो बना ही GBU-57 प्रूफ। GBU-57 जाता है 90 फीट, फोर्दो की जो चीजें हैं वो 90 मीटर, 180 से 200 फीट नीचे जमीन पे है। तो फोर्दो के जो अटैक हैं वो फोर्दो के दरवाजों को या एंट्री एग्जिट पॉइंट्स को जरूर बंद किया है, लेकिन जैसे जनरल साहब कह रहे थे, बाकी 30, 35, 40 किलोमीटर के दूर टनल्स वही है। इसके ऊपर मैं फ्लाई कर चुका हूँ, मैं फिजिकली देख चुका हूँ उस जगह को। पहली बात तो फोर्दो के ऊपर का अटैक का कितना ज्यादा असर पड़ा होगा अपने आप में प्रश्न चिन्ह है। लेकिन जो नतांस में और इस्फहान का अटैक है वो सबसे महत्वपूर्ण है। नतांस का अटैक जो है एनरिचमेंट प्लांट है, जहां पे सेंट्रीफ्यूज हैं। जहां तक मैं जानता हूं वो सारे एटलीस्ट 70 to 80% सेंट्रीफ्यूज जो है क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। सेंट्रीफ्यूज बाहर से आता है, जर्मनी और आई थिंक फ्रांस एंड किसी और कंट्री, रशिया ने इनको ये सेंट्रीफ्यूजेस दिए हैं। सेंट्रीफ्यूजेस इज गॉन। और जहां आप यूरेनियम लेके जाके उसको हैंडलेबल बनाते हैं इस्फहान में, जहां जिरकोनियम का परत लगाते हैं, लेड की परत लगाते हैं, वो भी जा चुका है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है IAEA के इर्द गिर्द IAEA ने भी कहा है कि अभी तक वेपन नहीं है। तुलसी गबार्ड ने कहा है वेपन नहीं है। और IAEA के एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में इजराइल का वेपन्स नहीं है। इजराइल के जो न्यूक्लियर वेपन है आज तक IAEA ने विजिट नहीं किया है। क्यों? इजराइल बखूबी जानता है जहां IAEA गया वहां का इंफॉर्मेशन USA के पास चला जाता है। उसी दिन शाम को USA के पास सारा चिट्टा पर्चा पहुंच जाता है कि ये साइंटिस्ट कौन है, कितना सामान है, कहां पर है। इसी वजह से IAEA को इजराइल ने दूर रखा है इन सब चीजों से। लेकिन बाद में तुलसी गबार्ड ने थोड़ा सा उसमें करेक्शन किया था। उन्होंने कहा था कि उनको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट किया गया है। अशोक सज्जनहार सर रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। देखिए मैं 2 बहुत छोटे इसमें ये टिप्पणी करना चाहूंगा। एक तो पद्मजा, अभी IAEA ने कहा है जो ईरान इज इन नॉन कंप्लायंस of its obligations under the nuclear non-proliferation treaty। तो अब इसको आप किसी भी तरीके से समझ सकते हैं, जो उसकी जिम्मेदारियां हैं वो उसके विपरीत जा रहा है। दूसरी बात है, जो अगर वो कहा गया है जो आपको न्यूक्लियर एनर्जी लेने के लिए 3.7% आपको इनरिचमेंट की आवश्यकता है,
तो आप 60% क्यों कर रहे हैं? 60% तो आपने कर लिया है ना। तो अब इसको किस नजरिए से देखा जाए? देखिए, मैं न्यूक्लियर फिजिक्स मैंने पढ़ी है, तो ये मुझे समझ नहीं आता है जो अगर 3.7% मीट्स योर रिक्वायरमेंट्स, तो आप ये 90 मीटर जाकर क्यों करते हो अगर आपको 3.7% ही रखना है? अगर आपने 3 और आगे बढ़ाना है, कहते हैं 60% से 90% ले जाने में बहुत आसानी होती है। 60% तक ले जाना जो नातांज में हो रहा था, वो काफी मुश्किल था। तो फिर ये वाली डायरेक्ट एविडेंस नहीं हो पर सरकमस्टांशियल एविडेंस तो यकीनन ऐसे बन जाती है ना, जो शक और शुबह को ये वो देती है, इट रेजेस सस्पिशन। और देखिए, भले से ही अभी पूरा एनालिसिस नहीं हो पाया है कि जो 3 परमाणु ठिकाने थे उस पे कितना अटैक से कितना असर हुआ है, लेकिन ईरान के एक और परमाणु वैज्ञानिक की मौत की खबर अभी आ रही है। इजरायली हमलों में मोहम्मद रजा सिद्दीकी की मौत हुई है। ये सीज फायर से ठीक पहले जो हमले हुए थे उसमें मोहम्मद रजा सिद्दीकी की मौत हुई थी और अब तक 18 परमाणु वैज्ञानिकों की मौत का दावा है। तो कम से कम अगर सारे ऑब्जेक्टिव्स अमेरिका के अचीव नहीं हुए हैं जनरल दत्ता, इजराइल इस वक्त कह रहा है कि हम सीज फायर के लिए इसलिए माने हैं क्योंकि हमारा यह मकसद था कि बॉम्ब को रोका जाए और कम से कम 10 से 12 साल हम उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को पीछे कर दे। और अगर 18 साइंटिस्ट अभी तक मारे गए हैं तो सेटबैक तो है न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए ईरान के। देखिए, पदवजह ऐसा है कि ये पूरा ऑब्जेक्टिव अगर लेके चले थे कि पूरी तरह से इसकी कैपेबिलिटी खत्म कर दी जाए ईरान की, वो नहीं हुआ है। मतलब मेरा ये मानना है वो नहीं कर पाए हैं, पर 10 साल क्या उसको पीछे कर पाए हैं? जो वो अभी तक कहते थे कि हम उसकी कम से कम टांगे तोड़ देंगे। देखिए, अभी तक कहीं भी रेडिएशन का इंफॉर्मेशन नहीं है। कहीं पर भी आईएएनए ने नहीं बोला कि बॉम्बिंग की वजह से कहीं भी रेडिएशन। इसका मतलब यह है कि ना तो यूरेनियम कहीं पे लीक हुआ है, ना कहीं पे और रेडिएशन लीक हुआ है इतनी बम्बार्डमेंट के बाद। इसका मतलब है कि फिजाइल मटेरियल वहां से हट गया और सिर्फ इनका एक जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था बुशहर में, वहां पे रशियन टेक्नीशियन भी काम कर रहे थे, इसलिए उसको नहीं स्ट्राइक किया गया है। उसके इर्द गिर्द जरूर बॉम्बिंग हुई है इजराइल के द्वारा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पार्शियल अचीवमेंट हुआ है इनके एम का। अभी ईरान की अपने फुल कैपेबिलिटी आप नहीं बंद कर पाए हैं। वो थोड़े समय के बाद दोबारा अपने काम में जुट जाएगा और कहीं और जो शिफ्ट कर दिया या जहां भी ले गया है उसको थोड़ा ज्यादा समय नहीं लगेगा उसको रीएक्टिवेट करने के लिए। एक साइंटिस्ट के मारने जाने से प्रोग्राम नहीं रुकता है। सर 18 साइंटिस्ट, वो कह रहे हैं हमने 18 साइंटिस्ट मार दिए हैं, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। और आज उन्होंने फिर से बोला है, उनसे फोर्डो के बारे में पूछा गया था, उन्होंने कहा फोर्डो वी हैव डिस्ट्रॉयड इट, इट इज कंप्लीट एनाहिलेशन, मतलब हमने उसको तहस नहस कर दिया है पूरी तरीके से। बिल्कुल, अभी ऐसा कि आपने बिल्डिंग उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को उड़ाया है। आप वो जो उसके अंदर मटेरियल था जो उन्होंने रखा था, चाहे सेंट्रीफ्यूजेस भी हो, काफी हद तक वो वहां से मूव करके ले गए हैं। और 2 दिन पहले 20-25 ट्रक देखे गए थे वहां फोर्डो के बाहर जो लगातार सामान लोड करके निकल रहे थे वहां से। तो मतलब ईरान को समय मिला है अपनी चीजों को शिफ्ट करने के लिए। हाँ, ये जरूर है जो साइंटिस्ट मारे गए हैं, लेकिन अगर हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, आपके पास में हमेशा बैकअप होता है, उसका लिटरेचर होता है, डाटा होता है, पूरा कंप्यूटराइज होता है सिस्टम। तो वो जो नॉलेज है वो इनके पास मौजूद है। और सबसे बड़ी बात तो ये है फिर कि अगर फोर्डो में कुछ एडवांस में इंफॉर्मेशन दी गई थी, कल जो कतर में बॉम्बिंग हुई है उसमें एडवांस इंफॉर्मेशन दी गई थी, क्या ये पूरा ही फिक्स मैच है? इस सब के बीच उत्तरी तेहरान में विस्फोट की खबर अब सामने आ ही रही है। मध्य तेहरान में भी विस्फोट हुआ है। माजदरान नाम के एक जगह में भीषण विस्फोटों की आवाज, ईरानी मीडिया के हवाले से ये खबर है। लेकिन ये देखना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से कतर में जब अमेरिकी बेसों पे हमला हुआ था उसको लेकर के डोनाल्ड ट्रंप का क्या बयान सामने आया है। और वाइला बादशाह, यही मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि क्या पिछले 12 दिन में जो दुनिया ने देखा ये एक कोई बहुत बड़ा फिक्स्ड मैच तो नहीं था? ये कुछ लाइंस है जो आज सुबह डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कतर में कल उनके बेस पर हुए हमले के बारे में। उन्होंने लिखा है, आई एम प्लीज टू रिपोर्ट, ये मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि किसी भी अमेरिकन को क्षति नहीं पहुंची है और कुछ भी डैमेज नहीं हुआ है। दे हैव गॉटन इट आउट ऑफ देयर सिस्टम, यानी कि जो उनकी भड़ास थी, जो उनका गुस्सा था, वो उन्होंने निकाल दिया है।
Hopefully there will be no further hate. I want to thank Iran for giving us early notice, which made it possible for no lives to be lost. यानी कि हम क्या कह रहे हैं, फोर्दो में आपने पहले से इंफॉर्मेशन दे दी, कतर में ईरान ने कल बता के बम मारे, तो क्या ये सारे देश एक दूसरे के साथ फिक्स मैच खेल रहे हैं? ये हो क्या रहा है? ये सबसे बड़ी बात ये है, वो बहुत अच्छा मिस्टर ट्रंप है, वो पूरी कहानी बता देंगे जो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी है, जिसके हम लोग पहले मालूम भी नहीं है किस तरीके अमेरिकन कवर्ट ऑपरेशन कर रहा है। ये बहुत अच्छा है। एक प्रेसिडेंट आ गया था, पूरी बता रहे क्या है सरकार। ये रेजिम चेंज उन्होंने मना कर दिया था, क्रिटिसाइज नहीं किया था, अभी खुद बता रहे हम लोग बताया था ईरान के लिए अटैक कर रहा है। और दूसरी बैकडोर अपने दिल की बढ़ात निकाल ली कतार से ईरान ने अपना गुस्सा पूरा कर दिया। इसलिए मैं कह रहा हूँ दो चीज में आपके लिए थोड़ा से एक्सप्लेनेशन करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है, आई थिंक नेक्स्ट टाइम वी विल हैव अनदर डिस्कशन, आईएईए क्या होता है। इट्स अ पॉलिटिकली मोटिवेटेड बॉडी। ये उन्होंने जब तक अभी कहानी मे बी, कुड बी, यस भी, ये तरीका में जैसे इराक में ऐसा करा दिया था, उन्होंने सेम चीज में ईरान में किया था। ये तो देखना पड़ेगा। 2015 जो डील हो गया था, न्यूक्लियर डील है, P5 है प्लस जर्मनी एंड यूनाइटेड स्टेट्स, सब कुछ साइन किया। उन्होंने खुद बता रहे उसी के वक्त में ईरान विल नेवर बी एबल टू मेक अ न्यूक्लियर बॉम्ब। अगर ये तो सुपरविजन आईएएस के ऊपर। लेकिन जब तक 2018 ट्रंप खुद विद्रो करा दिया था, उसका मकसद हो गया क्या होता, बिकॉज ऑफ नेतन्याहू। आप याद रखना, नेतन्याहू खुद, बिल क्लिंटन कल परसों बताया था, नेतन्याहू फोर्स ट्रंप टू गो फॉर अ वॉर। मानते भी नहीं है। ये दुनिया में समझाना पड़ेगा। वी नॉट जस्टिफाइंग एग्रेशन बाय इजराइल बाय सेइंग ईरान हैविंग अ न्यूक्लियर बम। ऐसा नहीं होना चाहिए। वी शुड बी वेरी न्यूट्रल एंड एनालिसिस। जो ट्रेंड चल रहा था, दिस इज अ पॉलिसी ऑफ इजराइल, सोच रहा था ये ईरान में खत्म करने के लिए पूरा कब्जा वेस्ट एशिया हो जाएगी। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, दिस इज द होल कॉन्स्पिरेसी। यानी कि ग्रुप कैप्टन ऑगस्टीन जो है ना, एक वो मीम होती है कि चिल्ला चिल्ला के प्लान पूरी दुनिया को बता दिया, वही किया एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने। ये पीछे से होना था, उन्होंने जा करके ट्वीट करके बता दिया कि ये भी हमें पता था, वो भी हमें पता था, हमने पहले से ही सब खाली कर लिया। हम लोग पहले सरकारी काम किया तो हमको पहले हमारा सरप्राइज विजिट आ रहे, वो सरप्राइज मेरे एक हफ्ता पहले पूरे हॉस्पिटल साफ कर रहे, पर हमको मालूम कोई सरप्राइज विजिट लोग आ रहे। माने कि हर देश के वहां पे डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी खुश रहनी चाहिए, और ट्रंप को ये उम्मीद है कि ग्रुप कैप्टन ऑगस्टीन मेरे को इसी बहाने एक नोबेल पीस प्राइज, वो तो कह रहे हैं मेरे को 5-6 बार मिलना चाहिए, पर एक तो मिल ही जाए इस बार। अरे पद्मजा, अभी सबसे जो खुश है इस पूरे प्रचलन में, रूस बहुत खुश है, वहां पे सऊदी अरब बहुत खुश है, तुर्की बहुत खुश है, क्योंकि वो जो इस्लामिक ब्रदरहुड की बात चल रही थी, वो अभी ये जाहिर होके आया कि कोई ब्रदरहुड नहीं है, कोई किसी के साथ नहीं खड़ा है, सब अपना अपना इंटरेस्ट लेके चल रहे हैं। और रशिया क्यों खुश है? सारा टेंशन आ गया कहां पर? इजराइल ईरान के ऊपर। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जहां से शुरू हुआ, पैलेस्टाइन का क्या हुआ, पैलेस्टाइन के फ्यूचर कहाँ है, उसका क्या होने वाला है, जिसके ऊपर ये पूरा मुद्दा है। अगर ये मान के चले कि ईरान पैलेस्टीनियंस की मदद कर रहा था, हमास को उसने पीछे से बैकअप किया, उसका क्या हुआ? अभी गाजा का क्या फ्यूचर होने वाला है, वो तो वही का वही क्वेश्चन मार्क रह गया। तो इतनी जंग हुई, सारे अटेंशन डाइवर्ट हो गए, सबने अपना अपना पॉलिटिकल माइल जो उन्होंने माइलेज लेना था ले लिया, तो असली मुद्दा कहाँ गड़ गया? तो ये इट्स अ क्वेश्चन टू थिंक, व्हाट हैज द वर्ल्ड अचीव्ड, हु हैज वॉन दिस वॉर एंड हु हैज लॉस्ट दिस वॉर एंड व्हाट हैज दिस वॉर अचीव्ड? इतना डैमेज तबाही कराने के बाद आपको हासिल क्या हुआ? That's a big question to be answered by the people who are now the negotiators of this entire deal. What have they achieved? Well, Padmaja, over to you. जी ऑगस्टीन सर, उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप ही क्या पता ट्वीट करके बता दे कि क्या हासिल हुआ है, आज नहीं तो कल। चिल्ला के सारा प्लान बता दिया उन्होंने। लेकिन बात यह है, इस दौरान आपने देखा होगा लेबनान पे अटैक हुआ, जैसे जनरल साहब कह रहे हैं, वो न्यूज स्पेस में और बाकी चर्चाओं में हल्का फुल्का एक आध जगह पे जरूर आया होगा। तो इसका पूरा का पूरा फायदा इजराइल भी उठाता हुआ नजर आ रहा है। वो अपना स्कोर सेटल कर रहा है हमास के ऊपर, अपना स्कोर सेटल कर रहा है हिजबुल्लाह के ऊपर, जब सारा फोकस जो है हमने उठा करके यहाँ पे लगा दिया। पहली बात। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है पद्मजा जी, हमें ये बहुत जरूरी है समझना, और ये जन ने इसके बारे में जिक्र भी किया है, ये रशिया का इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है, ये हमें आपको और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को खोजना जरूरी है।
क्योंकि मैं जितना इस पे मेरा नजर जा रहा है, इसमें रशिया का बहुत बड़ा हाथ है। साइलेंट हाथ जरूर है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा हाथ है कि किसी भी तरह ये फोकस उनके ऊपर से भी और यूक्रेन के ऊपर से भी हट जाए, क्योंकि यूक्रेन में भी अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, कोई चैनल डिस्कस नहीं कर रहा है, कीव के ऊपर बहुत भयंकर अटैक चल रहा है। नोबडी इज डिस्कसिंग दैट। पर सर अब तो सीज फायर हो गया, अब वापस फोकस, वापस लेंस वहीं यूक्रेन के ऊपर चला जाएगा। अब तो सीज फायर कहाँ हुआ? इनके सीज फायर कहते ही इसने बॉम्ब लेके चले गए, वेव जरूर करके आए होंगे। सर ये कह करके तो आप डोनाल्ड ट्रंप को और भी नाराज कर देंगे। एक बार पूरा सुन लेते हैं, क्योंकि आज शायद पहली बार इतिहास में, मेरे को तो याद नहीं है, जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने सुना है, कि एक किसी भी देश का राष्ट्रपति इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करे, और वो भी दो बाकी देशों के लिए। अशोक सज्जन सर, शायद इसी से सबसे बड़ा क्लू मिल जाता है कि कम से कम डोनाल्ड ट्रंप को तो विश्वास नहीं है कि ये सीज फायर फुल ऑन फाइनल है। नहीं, वो समझते हैं जो अगर इसमें कोई दिक्कतें आ रही हैं पद्मजा, तो वो उनके डराने धमकाने हड़काने से वो फिर से दोनों देश मान जाएंगे। और देखिए, मैं ये समझता हूं जो भी कहा गया है आपके पैनलिस्ट द्वारा, बहुत ही ठीक तरीके से कहा गया है। मैं तो ये समझता हूं सभी देश देखेंगे इस समय सीज फायर उनके हित में है, क्योंकि ना इजराइल को कुछ मिलने वाला है इस युद्ध को आगे बढ़ाने से, ना ईरान को कुछ मिलने वाला है इस युद्ध को आगे बढ़ाने से। इसीलिए ये दोनों ये मान जाएंगे इसमें। आप मुझे इजाजत देंगे, एक एक टिप्पणी मैं करना चाहता हूं। जो आपने फोर्दो के बारे में कहा, जो आपने इसके बारे में कहा कतर के ऊपर जो कल रात को ईरान ने हमला किया, तो वो बिल्कुल ही स्टेज मैनेज शो था। जैसे 2020 में कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद, असैसिनेशन के बाद जो ईरान ने किया था यूएस बेसिस जो इराक में थे, उनको बता दिया था जो हम करने वाले हैं, आप हट जाइए वहां से, ना आपके कोई सैनिक होने चाहिए, क्योंकि उनको बताना था, नैरेटिव क्रिएट करना था। वही मैं बता रहा था अपने लोगों के लिए, देखिए हमने कितनी भारी वार की है वहां पर, और इसी से वो डर गया है, इसीलिए उसने। तो ये तो बिल्कुल स्टेज मैनेज था। फोर्दो का मैं इतना वो नहीं मानूंगा, जो ये वहां पर जो वो स्टेज मैनेज है, वहां पर उन्होंने आए हैं। अब जैसे हमारे पैनलिस्ट भी बोल रहे हैं, मैं सहमत हूं, जो आगे हमको देखना पड़ेगा वो सब आईएएस करेगा और इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स असेस करेंगे और बताएंगे। मेरे विचार से ना मेरे में इतना कॉम्पिटेंस है, ना हमारे किसी पैनलिस्ट में इतना कॉम्पिटेंस है जो इस समय वो बता पाएं जो ज्यादा उस पर नुकसान हुआ है या नहीं हुआ, वो आगे देखेंगे। परंतु वो जो किया गया है वो काफी उनके ऊपर हमला किया गया है, और काफी उसका वो नुकसान मेरे विचार से, जो आईए ने कहा, मैं उन्हीं का वर्जन लूंगा, जो काफी उससे नुकसान हुआ है। जी।